नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज पहरेदार आपको कर रहा है सावधान। सावधान हो जाइए कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट से। कॉर्पोरेट एफडी देश में लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा गोल कर चुकी है। पैसा वापस मिलने का इंतजार तो बाकी है, लेकिन सवाल ये कि क्या पैसा वापस मिलेगा। बच के रहिए कॉर्पोरेट एफडी से, क्योंकि ज्यादा रिटर्न का लालच आपकी गाढ़ी कमाई को सफाचट कर सकता है। एक अनुमान बताता है कि देश भर के इन्वेस्टर्स का 12,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट एफडी में फंस चुका है और किसी को नहीं पता कि ये पैसा उन्हें वापस मिलेगा भी या नहीं। लेकिन जरूरी है कि इन्वेस्टर्स अपने हक की लड़ाई को जारी रखें। आज हम पहरेदार में ऐसे ही कुछ निवेशकों की आप बीती सुनेंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स के एक पैनल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हमारे साथ है यहाँ पर स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पूर्व ईडी JN गुप्ता जी, जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट मोनिका हालान और कॉर्पोरेट वकील सौरभ कालिया। अपने खास मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले आपके सामने एक निवेशक की कहानी। गुजरात के कांडला में रहने वाले जैमिन शाह देश के उन लाखों इन्वेस्टर्स में से एक हैं जो कॉर्पोरेट एफडी में पैसे लगाकर अपने हाथ जला बैठे हैं। कई महीनों से लगातार जैमिन हर प्लेटफॉर्म में जाकर फॉलो अप कर रहे हैं कि उन्हें अपने पैसे वापस मिल जाएं। लेकिन जैमिन के हाथ क्या लग रहा है, ये समझते हैं जैमिन की ही जुबानी। जैमिन जी, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कितना पैसा आपने लगाया है और किस कंपनी की कॉर्पोरेट एफडी आपने ली थी, क्यों ली थी और क्या हो रहा है। मैंने 6,61 लाख रुपीज, इट इज मैच्योरिटी अमाउंट एंड वी हैव इन्वेस्टेड। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था जयप्रकाश एसोसिएट और JP इंफ्राटेक में। अभी हम लोगों ने कॉर्पोरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था ना, इट वाज मतलब हमको ऐसा था कि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके वजह से हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। वो बेसिस पे 27 जुलाई अभी जो 2016 का मैच्योरिटी डेट था, उसके बाद हम लोगों ने काफी अप्रोच किया। जो हम लोगों ने हायरार्की फॉलो किया, कंपनी में भी पूछा, कंपनी तरफ से मिला ऐसा रिस्पॉन्ड मिला कि भाई हमने CLB ने एक्सटेंशन दिया हुआ है 31 मार्च 2017 तक। उसके ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने फिर कंपनी लॉ बोर्ड में बेंच ऑफिसर को भी हमने अप्रोच किया। उसके बाद हम लोगों ने उधर से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला। हमने ROC कानपुर, बिकॉज ये कंपनी कुछ ROC कानपुर के अंडर में आता है, उधर भी हमने काफी सारे ईमेल एक्सचेंज किया, उधर से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने RT नॉर्थ को भी उसमें कॉपी किया, उधर से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बात किया, उसके बाद हमने PMO में कंप्लेन किया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन किया तो कंप्लेन नंबर वॉज 0334478। उधर से भी कंपनी इधर मतलब ये जो कंप्लेन था इधर से उधर गया, लेकिन कंप्लेन केस क्लोज हो गया। आप PM ऑफिस क्यों पहुंच गए? आप उन कंपनीज को आप ट्रेस कर रहे थे, उनको नहीं आप ट्रेस कर पाए, इसलिए आपने PM ऑफिस में भी कंप्लेन की है, राइट मैम। लेकिन उधर से भी केस क्लोज हो गया। केस क्लोज हो गया, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला और आपको अभी तक कोई अश्योरिटी नहीं है कि 6,61,000 रुपए जो आपको वापस करने हैं JP एसोसिएट के अलग अलग कॉर्पोरेट एफडी में जो आपने लगाए वो मिलेंगे या नहीं? कोई अश्योरेंस है? आपको लग रहा है वो पैसे अब हासिल करने का क्या रास्ता बचता है? आई डोंट नो मैम, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गॉड नोज, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्ड फ्रॉम द इवन JP इंफ्राटेक और JP एसोसिएट। उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। इवन ROC कानपुर में जो नंबर जो इन्होंने कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो वेबसाइट है, वो ROC कानपुर में वेबसाइट में नंबर भी गलत डिस्प्ले किया हुआ है। वो नंबर भी है, हम लोग इनकम्प्लीट डिटेल है वहाँ पे। फिर हमने जब कॉल किया, मैंने अपना सोर्सेज से वो नंबर मिला मुझे और उधर कॉल किया तो वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर था उसने ऐसा बता, आपने किसको पूछ के इन्वेस्ट किया था? अच्छा, वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कह रहे कि आपने इन्वेस्ट करने से पहले। अच्छा, आपने उनसे पूछा नहीं तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे? मतलब उनका कहना है आपने किसको पूछ करके, उल्टा आपको ही वो कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं हमारे पास समस्या लेके। लेकिन जैमिन, आप अपनी लड़ाई को यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं ना? आई एम श्योर आप इसे आगे बढ़ाएंगे। यस मैम, लेकिन मुझे हम लोगों के पास क्या, मेरे जैसे काफी लैक्स ऑफ पीपल्स होगा इंडिया में, कैसे हम लोग कॉर्पोरेट एफडी में मतलब फिक्स डिपॉजिट जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास क्या रास्ता है? उसके बाद में लॉ क्या बोल रहा था? अभी हम लोगों के पास इनकम्प्लीट डिटेल्स होता है, हम लोग इतना मतलब एजुकेट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ द लॉ एंड ऑल दिस। तो इसी इनकम्प्लीट डिटेल्स को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जैमिन शाह हमारे साथ कांडला से जुड़े हुए थे, अपनी आप बीती बता रहे थे। 6,61,000 रुपए
है जेपी एसोसिएट और जेपी इंफ्रा के अलग अलग कॉर्पोरेट एफडी में इनके निवेश से वापस मिलने वाली रकम है जो अभी तक नहीं मिली है। कोई अता पता नहीं है, लापता है निवेश। जैन गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये निवेश लापता हो गया? जैमिन का ही नहीं, जैमिन जैसे वो तमाम हजारों निवेशक जिन्होंने पैसे लगाए हुए कॉर्पोरेट एफडी में, हाथ खाली हैं। हमारे पास लगातार इनकी कंप्लेंट्स आ रही है। क्या लग रहा है, पैसे लापता? देखिए, मैं जो जैमिन की पूरी बात सुनी उससे मैं कई चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो ये कि मैं इस चीज को बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल मानता हूं कि अगर आरओसी कानपुर ने ये जवाब दिया है कि क्या आपने मुझसे पूछ के पैसे लगाए थे, तो उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप कभी भी किसी सरकारी आदमी के पास जाएंगे, जब मैं भी सेबी में था, अगर आप मुझसे आगे पूछते कि पैसे लगाऊं तो मैं तो कभी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों का ये काम नहीं होता इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है जो स्कीम अप्रूव्ड है, जो बाकी सारी रेगुलेशन के अंदर का आती है, और उस स्कीम में पैसा लगाने के बाद अगर आदमी को कोई तकलीफ होती है, तो ये हमारा फर्ज है। इस चीज के लिए हमको सैलरी मिलती है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मतलब फ्रैक्शन ऑफ परसेंट में भी सही नहीं मानूंगा। रही बात जो जैमिन साहब ने 2 कंपनियों के नाम दिए हैं, मैं उन कंपनियों को आज भी उतनी बुरी कंपनी नहीं मानता हूं जो बाकी कंपनी जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया है। जयप्रकाश एसोसिएट एक बड़ी कंपनी है, आजकल काफी तकलीफ में है, उसके डेट्स बहुत ज्यादा हैं, वो अपना रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो कम से कम भागी हुई कंपनी नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं। हमको ये देखना पड़ेगा, जहां पे भी कभी इस तरह का सवाल आता है कि जो डिले होता है, एक चीज किसी भी, चाहे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे किसी को भी, उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये जेन्युइन डिफिकल्टी की वजह से हुआ है या मेरे फ्रॉड करने की वजह से हुआ है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए जेपी है, इनका क्या है, इन्होंने सीमेंट में इन्वेस्ट किया, पावर में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। इनका जो वो नोएडा से आगरा वाला कॉरिडोर, उसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया, उसके रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरह से उनकी जेन्युइन डिफिकल्टी मानी जा सकती है, वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, मैं मान सकती हूँ जेन्युइन डिफिकल्टी भी है, तो आप इन्वेस्टर को जवाब तो देंगे, उससे बात तो करेंगे। आप ऐसे नंबर्स तो नहीं देंगे जहां पर आपसे संपर्क नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, ये जेपी एक नाम है सर, मेरे पास लिस्ट है जिसकी शिकायत हमें पहरेदार के पास पहुंच रही है। हेलियस एंड मैथिसन, जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट जिसकी चर्चा हुई, अंसल प्रॉपर्टीज, एल्डर फार्मा, यूनिटेक, निसा लीजर, प्लेटिको फार्मा। इनको संपर्क करना भी मुश्किल है, ना केवल उन कंज्यूमर को जिनके पैसे लगे हैं, हम भी उनसे संपर्क करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता है। ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। जिन्हें प्लेटिको फार्मा है, एल्डर फार्मा है, इन सब लोगों ने तो सारा, जो हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इन्होंने तो सारा पैसा अपनी कंपनी का डाइवर्ट कर लिया है। और मैं यही पे बोल रहा हूं कि हमको कोई भी सिस्टम में ऐसा करना पड़ेगा कि अगर किसी आदमी ने जानबूझ के गड़बड़ करी है तो उसको हम चारों तरफ से फाइनेंशियली चोक कर दें। क्योंकि ये कंपनी होती है कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया और पैसा डाइवर्ट करके उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस लगा लिया, अपना घर खरीद लिया, हवाई जहाज खरीद लिया, कार खरीद ली और अपनी फैट सैलरी ले ली। तो ये हमको एक होलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि सारे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को कमी यहाँ पर साफ दिख रही है। मोनिका, खुद अभी जेएन गुप्ता जी भी मुझे कह रहे थे कि ये देखना होगा किस वजह से पैसे नहीं लौटा पा रही है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पैसे नहीं लौटा पा रही हैं तो आगे क्या हो रहा है, और क्या आप एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, इस स्पेस को बहुत लंबे समय से वॉच कर रही हैं, कॉर्पोरेट एफडी में जो पैसा इस तरह से लापता हो गया जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या अब वो गुम माना जाए, लॉस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाए, घाटा माना जाए? दुख की बात यह है कि आपने ठीक कहा है, उसको ऑलमोस्ट राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका लीगल प्रोसेस है बहुत लंबा है। आप आरबीआई के पास जाएंगे, अब नया कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल बना है, उसके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें 60 दिन में उनको अपना जजमेंट देना पड़ेगा। पर जब आपने इसमें निवेश किया था तो आपको पता होना चाहिए था कि ये अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब जब अगर कुछ खराबी हो जाती है तो आपका नंबर आखिर में आएगा, बाकी क्रेडिटर्स का पहले आएगा। तो मैं तो ये मान के चलूंगी कि हर 5 से 7 साल में ऐसे कहानियां हमारे पास आती हैं कि लोग ज्यादा ब्याज के लालच में आके कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में डालते हैं। और बिजनेस साइकिल की बात है, जब वो बिजनेस साइकिल का मंदी पे आता है तो वो कंपनीज पैसे वापस नहीं दे पाती हैं।
और जैसा कि मोनिका ने कहा कि बहुत सावधानी की जरूरत है, इससे लेसन लेना तो जरूरी है, लेकिन अब क्या करें? सौरभ, अब क्या करें? आप कॉर्पोरेट लॉ के बतौर मुझे समझाइए कि लापता है पैसा। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे जेमन की कहानी है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आज इन डिपॉजिट्स के लिए तकलीफ हो रही है। बट हमें देखना होगा कि हम जिस तरह कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे जेमन ने कहा आरओसी में भेजा, आरडी में भेजा, एमसीए में भी भेजा, इवन पीएमओ भी गए। आई थिंक उनको एक करेक्ट रास्ता दिखाने की बहुत जरूरत है कि आज उनके पास सोल्यूशन क्या है और क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा आई थिंक उनके पास है जो नया कंपनीज एक्ट 2013 आया है, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो सेटअप हुआ है, क्योंकि पहले इस कंपनी लॉ बोर्ड में ये कंप्लेंट्स जाती थी पुराने एक्ट के तहत, और इवन जब तक एनसीएलटी नहीं आया था। बट अब एनसीएलटी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो दे हैव एन ऑप्शन, दे कैन फाइल कंप्लेंट्स देयर अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट, एंड वहां पे बहुत स्ट्रिक्टर पेनल्टीज हैं कंपनी के ऊपर। और एक बार अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया, तो एक बार कंटेम्प्ट की भी पावर है जो पहले नहीं थी। तो अब ऐसा इतना आसान नहीं है कंपनीज के लिए जो नहीं पे कर रही कि उनको ज्यादा टाइम मिल पाएगा। अगर वो डिपॉजिटर्स आई थिंक मिलके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नए एक्ट के अंदर बड़ा स्ट्रिक्टर टाइम बाउंड मैनर है, विद इन 90 डेज उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। द ट्रिब्यूनल हैज टू डिसाइड विद इन 90 डेज एनी एप्लीकेशन विच कम्स फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। और इसके अलावा 90 डेज इज अ वेरी स्ट्रिक्टर टाइम फ्रेम, और आज की डेट में ट्रिब्यूनल उस पर काम भी बहुत अच्छा कर रही है। और दूसरा, अगर ऐसा कोई कंपनी वायलेट करती है तो इवन कंटेम्प्ट की पावर भी है कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास। तो जाइए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, अगर कॉर्पोरेट एफटी में आपके भी पैसे फंस चुके हैं इसी तरह से। इसी टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बतौर कंज्यूमर आपके क्या अधिकार होते हैं और आपको इनका ख्याल कैसे रखना है। आगे हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। पहरेदार की नजर है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में, जिसमें आपको ऊंचे ब्याज का वादा किया जाता है, लेकिन इस ऊंचे ब्याज के लालच के साथ साथ उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और केवल रिस्क ये नहीं होता है कि पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, पर यह भी रिस्क हो सकता है कि कंपनी कुछ समय बाद आपको जवाब भी ना दे। और इन सबके जड़ में एक समस्या जो मुझे लगती है, और मैं अपने एक्सपर्ट जयंत गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो पहले सेबी में ईडी रह चुके हैं, पूर्व ईडी हैं सेबी के। जयंत गुप्ता जी, कहीं ना कहीं रेगुलेटरी मैकेनिज्म का यहां पर फेलियर नजर नहीं आ रहा है? किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाए, वहां पे नाकामी रही है? देखिए, जैसा कि आपके अदर पैनलिस्ट ने बताया कि आज की डेट पे जो कंपनी लॉ है डिपॉजिट के तहत, वो मेरे ख्याल में सबसे टफ और स्ट्रांग लॉ है। उसमें कहीं पे भी कंपनी को लीवे नहीं है कि वो डिफॉल्ट कर सके। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा हमारा आता है कि एक तरफ होता है कि कानून बनाना, दूसरा होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और वहीं पे हमारा सबसे ज्यादा फेलियर हो जाता है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो हमारा कानून का सिस्टम है, उसमें यह है कि जो छोटा इंसान है उसकी सुनी नहीं जाती है। कि आप जैसे किसी भी कोर्ट का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप एक छोटे मोटे वकील के साथ जाते हैं तो जज उसको सुनता नहीं है, लेकिन अगर आप कल किसी बड़े वकील के साथ चले जाते हैं, कोई भी सीनियर एडवोकेट के जाते हैं, तो जज उसकी सुनवाई करता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो, स्ट्रांग हो, ये बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जो आदमी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए वकील की फीस दे सकता है, उसकी सुनवाई है, बाकी की सुनवाई नहीं। इसमें मैं आपको एक चीज कोट करना चाहूंगा कि जो सहारा के केस में जस्टिस केहर ने 6 मई 2014 को ऑर्डर दिया, तो उसके लास्ट 5-6 पेज पढ़िए। उन्होंने लिखा था कि मैं इतना तकलीफ में हूं कि हमने इस केस में 89 हियरिंग दी हैं। अब 89 हियरिंग हम और आप जैसे किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं मिलेगी, ये एक बड़े आदमी को मिलेगी जो सब बड़े बड़े वकील के साथ ले गया था। तो आम इन्वेस्टर जो है, आम जो डिपॉजिटर है, वो ट्रिब्यूनल के पास बड़ा वकील लेके जा नहीं सकता है। बिल्कुल। तो यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स के हाथ खाली ही रहने हैं, आपका ये कहना है। क्यों मोनिका, आप मानती हैं कि क्या स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है इसमें सबसे बड़ा लूजर साबित हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। और जो छोटा निवेशक है उसको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो बायर बिवेयर है, मतलब जो खरीद रहा है वो अपने जोखिम पे खरीद रहा है। तो मेरा तो ये मत होगा कि ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो बहुत ही रिस्की चीज है, उनको छोड़ के अगर म्यूचुअल फंड्स को भी समझ लें
तो जो डेट फंड्स हैं या बैलेंस्ड फंड्स हैं जिसमें कि इक्विटी का सिर्फ 10 या 20% होता है, वो इससे ज्यादा सेफ आपके लिए है बनिस्बत कि आपका पूरा प्रिंसिपल ही खो जाता है। तो जो निवेशक है, छोटा निवेशक है, उसको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो नया प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके बारे में समझना पड़ेगा। वो ज्यादा सेफ है कॉर्पोरेट डिपॉजिट से, जहां की आपका जो प्रिंसिपल है वो ही खा जाती है कंपनी। यहाँ पे कम से कम सिर्फ जो उसका रिटर्न है उसकी वॉलेटिलिटी है डेट फंड्स में। अलग अलग शहरों से हमें ऐसे कई ईमेल्स मिलते रहते हैं, कई लोग हैं जो बताते हैं कैसे कभी बेटी की शादी के लिए किसी ने पैसे इकट्ठा किए, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और अब वो वक्त आ गया कि आप सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। कहां उठाएं अपनी आवाज, आपको बताएंगे आगे। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट एफडीज लेकर आती हैं और वादा होता है ऊंचे रिटर्न का, लेकिन इस ऊंचे रिटर्न के साथ धोखा भी आपके हाथ लग सकता है। और पहरेदार के पास लगातार ऐसे कई ईमेल्स पहुंच रहे हैं जहां लोग अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से हाथ धो रहे हैं। इन कंपनियों की दलील होती है कि उनके पास अब पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो क्या ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, तब निवेशक को फायदा मिलेगा? कॉर्पोरेट लॉयर सौरभ कालिया से समझते हैं, क्या ये कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर दें, या वाइंडिंग अप जो एक आपका टर्म है कॉर्पोरेट टर्म, उसको लागू कर दिया जाए तो क्या निवेशकों को फायदा है? देखिए, जहां तक डिपॉजिटर्स की बात है, जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है तो वहां पे निवेशक को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बिकॉज जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस आप समझे कोर्ट में जब जाते हैं तो वहां पे एक प्रोविजन है कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पैरामीटर से पेमेंट होती है। तो वहां पे आपके पास सिक्योर्ड लेंडर हैं, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वर्कर्स हैं जो 529A जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है उनको पेमेंट पहले होती है। उसके बाद अनसिक्योर्ड कैटेगरी में ये डिपॉजिटर्स आते हैं। तो तब तक शायद अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस में पहले टाइम इतना ज्यादा लग जाए कि इतने कई साल लग जाए तो निवेशक को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर वो लास्ट में बैठा है प्रेफरेंशियल पेमेंट के अंदर तब भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वाइंडिंग अप मुझे नहीं लगता डिपॉजिटर के लिए एक सीधा रास्ता है। आई थिंक ट्रिब्यूनल जाएं, इवन कंज्यूमर कोर्ट जाएं, वहां पे इनको ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, सो वाइंडिंग अप में भी जो हायरार्की होगी पेमेंट की, वापसी की, तो शायद निवेशक सबसे कतार में आखिर में खड़ा होगा और हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो क्या मोनिका जी, जो नए नियम आए हैं अभी कॉर्पोरेट एफडी को लेकर के, कंपनीज एक्ट में कुछ बदलाव लेकर आए हैं, उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा तभी कोई कॉर्पोरेट एफडी ला सकता है, क्या ये नए नियम इस निवेश को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं, या अभी भी आप इनसे कहेंगे कि बच के रहिए? 5 साल रुक जाइए, क्योंकि अभी तो ट्रिब्यूनल जून में तो सेटअप हुआ है, अभी केस लॉ बनेगी, कंपनीज को पता चलेगा कि यहाँ पे जो जजमेंट्स आएंगे वो बाइंडिंग है और उनको पैसा देना पड़ेगा। कंपनीज ज्यादा विल गेट बेटर बिहेव्ड। एक तो ये चीज है। दूसरा, बैंक्रप्सी जो कोड आ रहा है उसको भी जब सेटअप होने में और बैंक्रप्सी प्रोसेसेस को आने में भी पूरा 5 साल लगेंगे। 5 साल तक आप प्लीज मत डालिए कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में। उस टाइम के बाद मार्केट थोड़ा सेफ हो जाएगा, तब दोबारा बात कर सकते हैं। पर आप ये याद रखिए कि जो रिस्क है वो आपका है, चाहे उसका नाम डिपॉजिट हो चाहे कुछ भी चीज हो। तो इस वक्त डिपॉजिट में डालने का नहीं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट में डालने का नहीं है। मार्केट थोड़ा सेफ होता है तब सोच सकते हैं, पर अभी नहीं। ओके, सो मोनिका जी की तरफ से अब बिग नो, लेकिन मोनिका ने ये भी बताया हमें कि आप एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को आगे जरूर बढ़ाइए, उम्मीद नहीं छोड़िए। तो कहां कहां जाएं सौरभ, एक इन्वेस्टर जो फंस गए अपने कॉर्पोरेट एफडी को पैसे लेकर के, बताइए। आपने एक हमें बता दिया ट्राइब्यूनल के पास जाइए, उसके अलावा क्या रास्ते हैं? उसके पास उनके पास कंज्यूमर कोर्ट का भी रास्ता है जहां वो जा सकते हैं, और उसमें इनका ये फायदा है कि जहां पे वो हैं वहां पे भी फाइल कर सकते हैं। उनको वहां जहां कंपनी है वहां आने की जरूरत नहीं है। तो कंज्यूमर कोर्ट का एक रास्ता है और वहां पे वो खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो एक रास्ता उनके पास वो बहुत अच्छा है जिसके अंदर उनको वो प्रेस किया जा सकता है। मोनिका, आपके पास आखिरी में आना चाहूंगी शो वाइंड अप करने के पहले। पैसे तो लग रहा है वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए, या फिर ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट जैसे रास्तों को अपनाना यहां पर जरूरी हो जाता है? लड़ाई जारी रखनी होगी? लड़ाई जारी रखनी होगी, पर ये मान के चलना पड़ेगा कि आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा, और अगर आपकी अभी कुछ नीड्स हैं तो उसको आपको कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। वक्त जरूर लगेगा इसमें।
शुक्रिया मोनिका हलान और सौरभ कालिया, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात तो साफ है कि कॉर्पोरेट एफडी में अगर आपके भी हाथ जल गए, आपका पैसा अगर इसी तरह से गुम हो गया है, तो उम्मीद तो मत ही छोड़िए, रास्ता लंबा जरूर होगा लेकिन लड़ाई जारी रखिए। पहरेदार में इतना ही, नमस्कार।